अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू केमिस्ट्री विद बाबर अली। आपने लास्ट लेक्चर मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया था क्वांटम नंबर, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे पर्सनली मैसेज भी थे, सर क्वांटम नंबर बड़ा मुश्किल था, वो हमारा क्लियर हो गया। अब उनकी एक और फरमाइश थी कि सर आप पॉलीज एक्सक्लूजन समझाएं, क्योंकि क्वांटम नंबर तो हमें क्लियर हो जाते हैं लेकिन हमें मेन जो मसला और भी हो जाता है वो होता है पॉलीज एक्सक्लूजन में। अच्छा बेटा, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली कहा था सर क्वांटम्स नंबर तो क्लियर हैं लेकिन मेन मसला हमें किस में होता है, पॉलीज एक्सक्लूजन में होता है। तो आज हम पॉलीज एक्सक्लूजन को डिस्कस करेंगे और बहुत कोई इतना मुश्किल टॉपिक भी नहीं है बेटा, 1.5 लाइन का टॉपिक है, कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अच्छा इसके बारे में कुछ बुक में हिस्ट्री नहीं लिखी हुई हमारी बुक्स में। नॉर्मली आपको बताता चलूं कि पॉलीज वाज अ ऑस्ट्रियन फिजिस्ट। सो ये एक ऑस्ट्रियन फिजिस्ट था, इसने ये लॉ 1925 में हमें दिया। और था क्या इसका ये लॉ, बहुत ही सिंपल है। इसने क्या कहा था बेटा, देखें एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, कोई इतना मुश्किल ही नहीं है। और वो स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द पॉलीज एक्सक्लूजन नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल, नो two electron in the same orbital can have the same value of 4 quantum number। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल के मींस सेम ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं होगी। वो कैसे, देखें समझे, बहुत ही आसान सा मेथड है, इतना कोई मसला नहीं है। फॉर, मैं यहां लिखता हूं बेटा, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हाँ बेटा, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं किसकी, फॉर, यहां पे लिख लेता हूं बेटा सेकंड इलेक्ट्रॉन। आपको अभी समझ में आ जाएगा टॉपिक, इतना बड़ा टॉपिक ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन। एक बात बताएं, अगर एक ही ऑर्बिटल में, एक ही ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सही है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका n नंबर क्या होगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, वो भी 1 होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, 1। और सेकंड इलेक्ट्रॉन का भी n नंबर क्या होगा बेटा, वो भी 1 होगा। कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अगर हम l वैल्यू की बात करें बेटा, जो एक ही ऑर्बिटल में जो एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी l वैल्यू क्या होगी, अगर n वैल्यू 1 है तो l वैल्यू क्या होगी, n-1, तो उसकी l वैल्यू 0। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए l वैल्यू क्या होगी बेटा, वो भी 0। बहुत सिंपल। अगर हम बात करते हैं उसके m वैल्यू की, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है, जिस ऑर्बिटल में है, उसकी बेटा यस m वैल्यू क्या होगी, अगर उसकी l वैल्यू 0 है तो m वैल्यू भी क्या होगी, 0। और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो उस ऑर्बिटल की m वैल्यू क्या होगी, वो भी 0। तो देखें तीनों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम आ रही है, लेकिन फोर्थ की नहीं आती बेटा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहां पर स्पिन क्वांटम नंबर की, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो क्या होगी बेटा, क्लॉकवाइज, और उसकी वैल्यू क्या होगी, +½ ठीक है। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी बेटा वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -½ इसलिए हम कहते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर डिफर होगा किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मतलब एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनके 4 क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं होगी। कौन सा क्वांटम नंबर वैल्यू डिफर होगी बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, यस, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर हो गई बात बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हुन्स रूल। तो बेटा अब देखें पॉलीज एक्सक्लूजन के बाद जो सेकंड टॉपिक है वो कौन सा है, हुन्स रूल। अच्छा, हुन्स रूल के बारे में मैं आपको बताऊं, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ होगा बेटा। हुन्स जो है वो भी बेसिकली कौन था, एक फिजिस्ट था, जर्मन फिजिस्ट था। उसका एक बहुत सिंपल और आसान सा कॉन्सेप्ट उसने हमें ये दिया, बहुत ही सिंपल सा। देखें आप यहाँ समझें इसको,
द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। देखिए मैंने लिखा भी है द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल किसको कहते हैं बेटा? सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। अगर हम बात करते हैं सेम एनर्जी ऑर्बिटल की, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है, आर अवेलेबल। एक चीज तो ये हो गई। पहले तो आप ये सीखेंगे सेम एनर्जी ऑर्बिटल कौन से होते हैं। अब मुझे बताएं हमने कितने ऑर्बिटल्स पढ़े हैं बेटा, कौन कौन से ऑर्बिटल्स की बात की है? एस, पी, डी, एफ। तो क्या S और P और D और F आपस में डीजेनरेट है? नहीं, क्योंकि बेटा आपको पता है अकॉर्डिंग टू द ऑफ बाउ प्रिंसिपल S की एनर्जी कम है किससे? P से। P की एनर्जी कम है किससे? D से। और D की एनर्जी कम है किससे? F से। तो इसका मतलब ये हुआ कि S, P, D, F ये आपस में डीजेनरेट नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो हमने क्या कहा बेटा? द डीजेनरेट्स ऑर्बिटल अवेलेबल। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं? देखें बेटा, जैसे P है, P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। कौन कौन से बेटा? हम कहते हैं P में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। हमने नाम क्या रखा हुआ था इसका? Px, Py और बेटा Pz। अब ये तीनों ऑर्बिटल्स किसके हैं? P के हैं। तीनों ऑर्बिटल्स किसके हैं? P के हैं। तो तीनों की एनर्जी क्या हुई? इक्वल हो गई। तीनों की एनर्जी क्या हो गई बेटा? इक्वल हो गई। हमारे लिए तीनों बराबर हैं। जैसे हम ये कहते हैं बेटा, हम बीइंग अ मुस्लिम हम पे कितनी नमाजें फ़र्ज हैं बेटा? 5 नमाजें फ़र्ज हैं। अब मैं कहूँ नहीं, फजर सबसे ज़्यादा फ़र्ज है, ऐसा तो नहीं है। पांचों हमारे लिए क्या है? इक्वल है, और पांचों हमारे लिए क्या है? फर्ज हैं। इसी तरह से हम ये यहाँ पर एक एग्जांपल हमने नोट किए, कोट किए, या एक और एग्जांपल मैं आपसे कहूँ बेटा, फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसके 3 बेटे हैं, बेटों की बात कर रहे हैं, और वो मर जाता है, तो उस शख्स की जायदाद जो है तीनों बेटों में इक्वल डिवाइड होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बड़ा बेटा है तो उसके लिए हम कहें कि इसमें ज्यादा पैसे डिवाइड होंगे, छोटे वाले बेटे में कम पैसे डिवाइड होंगे, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बेटा अगर ये तीनों ऑर्बिटल्स किसके हैं? P के हैं, तो तीनों आपस में क्या कहलाएंगे केमिस्ट्री में? डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया? हुंस ने दिया। इसी तरह देखें बेटा, D के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब ये 5 ऑर्बिटल्स हैं किसके बेटा? ये पांचों ऑर्बिटल्स किसके हैं? D के हैं। तो इसका मतलब ये 5 के 5 ऑर्बिटल्स क्या कहलाएंगे? डीजेनरेट। इसी तरह से बेटा F के जो 7 ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में क्या कहलाएंगे? डीजेनरेट। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि S, P, D, F ये आपस में डीजेनरेट नहीं है। S, P, D, F आपस में डीजेनरेट नहीं है, लेकिन P के अंदर जो 3 ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में डीजेनरेट हैं। D में जो 5 ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में डीजेनरेट हैं। एक और चीज, फिर इसका मतलब ये हुआ कि S तो डीजेनरेट ऑर्बिटल ही नहीं हुआ, क्योंकि S में तो ऑर्बिटल कितने होते हैं बेटा? एक ऑर्बिटल होता है। तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑर्बिटल ही नहीं है। तो क्लियर हो गई बात? तो S जो है वो डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं होता। एक चीज तो क्लियर हो गई कि डीजेनरेट ऑर्बिटल किसको कहते हैं? सेम एनर्जी ऑर्बिटल। और सेम एनर्जी ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? अब नंबर 2 देखें बेटा, these begin to fill up, they do so according to the Hund's rule। अब उन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह करेंगे? वो करेंगे अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। और वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह होगी? अब मैं आपको वो सिखाता हूं। देखें बेटा, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह होगी? देखें बेटा, नंबर 1 यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर 7। हम एक एग्जांपल और रखते हैं यहां पर ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। हम यहां पर एक एग्जांपल और रखते हैं बेटा फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। और एक एग्जांपल लास्ट हम यहां पर रख लेते हैं नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। ठीक है बेटा, तो अब मुझे यहां पे बताएं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, जो एटॉमिक नंबर होगा वही तादाद किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन्स की होगी। मिसाल के तौर पे एटॉमिक नंबर 7 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे टोटल इनके पास? 7।
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप मुझे बताएं, सबसे पहले फॉर्मूला में क्या आता है, आपको सिखाया था ना मैंने, 1s, ठीक है। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2। आप 2 यहां कंप्लीट लिख दें बेटा, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि s कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल तो है नहीं, तो कंप्लीट हम इसको लिख देंगे, ठीक है। नंबर 2, अगर आप यहां बात करते हैं सेकंड 2s, तो s में भी कंप्लीट आप 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दें। अच्छा, आप बोलेंगे सर आप स्पिन नहीं बता रहे, तो अंडरस्टूड है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक स्पिन जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी और दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब 2s के बाद देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद क्या आएगा यहां पर, अब उसके बाद बेटा आएगा 2p। अब p जो है बेटा वो कौन सा ऑर्बिटल है, डीजनरेट ऑर्बिटल है। p जो है वो कौन सा ऑर्बिटल है, डीजनरेट है। तो डीजनरेट के लिए क्या करेंगे बेटा, हम यहां पे लिखेंगे 2px, 2py और 2pz। हम यहां पे लिखेंगे 2pz। अब मुझे बताएं कि ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो अकॉर्डिंग किसके करेंगे बेटा, हुंड्स रूल के। तो हुंड्स रूल के मुताबिक करना क्या है, रूल समझ लें बेटा। हुंड्स रूल को सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि सबसे पहले डीजनरेट ऑर्बिटल को फिलिंग करने का तरीका क्या है कि आपने इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल फिल्ड करना है, और वो भी स्टार्टिंग कहां से करनी है, क्लॉकवाइज करनी है। क्या कहा मैंने, आपने डीजनरेट ऑर्बिटल को फिल कैसे करना है कि इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल 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 फिल्ड करेंगे और वो भी क्लॉकवाइज करेंगे। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 3। समझाता हूं बेटा, देखें अगर मैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज लिख दूं और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज लिख दूं, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन हम पी वाई में रख दें, तो ये ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि हुंड्स हमें ये नहीं कह रहा, हुंड्स ने हमें ये सिखाया है कि बेटा हमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है डीजनरेट ऑर्बिटल में वो इक्वल रखने हैं इलेक्ट्रॉन को। और इक्वल रखने का तरीका क्या होता है कि पहले हम क्या करेंगे बेटा, डीजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 3। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे कैसे, एक क्लॉकवाइज, पी वाई में भी बेटा हम एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रखेंगे वो भी क्लॉकवाइज, और पी जेड में भी हम एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे वो भी क्लॉकवाइज होगा। मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन पी एक्स में रख दें, एक पी वाई में, या 2 इलेक्ट्रॉन पी वाई में और एक जेड में, नहीं। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स को फिल करने का तरीका है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल सिंगल फिल करेंगे, किस में, उनके ऑर्बिटल्स में। क्लियर हो गई बात, हाँ बेटा। तो वो भी हम स्टार्टिंग कहां से लेंगे, पी एक्स से स्टार्ट करेंगे और कहां पे खत्म करेंगे, पी जेड तक। और वो भी हम किस तरह करेंगे, सबको पहले किस तरह रखेंगे, क्लॉकवाइज रखेंगे, कहीं भी स्टार्ट आपने एंटी क्लॉकवाइज से नहीं लेना। ये कहलाता है हुंड्स रूल। अब आ जाए नेक्स्ट, एक और एग्जांपल करते हैं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए बेटा। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या है, 8। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या है, 8। जब एटॉमिक नंबर 8 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए, 8। बहुत ही सिंपल हो गई बात। अब हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कैसे करेंगे देखें, 1s2 रख दें, 2s2 बेटा। अब उसके बाद तीसरा क्या आएगा बेटा, 2p। तो बेटा 2p क्या है, एक डीजनरेट ऑर्बिटल है। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स को अभी बताया था अलग अलग करके लिखते हैं। p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, p सब एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3। तो हम क्या करेंगे बेटा, 2px अलग करके लिखेंगे, 2py अलग लिखेंगे बेटा, और 2pz यहां पर आप अलग से लिखेंगे। अब उन डीजनरेट ऑर्बिटल्स को फिल कैसे किया जाता है, क्या कहा था मैंने आपसे,
डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को क्या कहा था मैंने आपसे बेटा, हर ऑर्बिटल्स को सिंगल सिंगल पहले फील्ड करेंगे और वो भी पहले किस तरह, क्लॉकवाइज। तो बेटा px के अंदर क्या किया जाएगा बताएं मुझे, px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, वो भी क्लॉकवाइज रखेंगे। फिर py के अंदर बेटा एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, वो भी क्लॉकवाइज। फिर pz में एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, वो भी क्लॉकवाइज रखेंगे बेटा। क्लियर हो गई बात। अब बताएं मुझे बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, एक इलेक्ट्रॉन रह गया बेटा। तो अब वापस से वो एक इलेक्ट्रॉन हम ना तो pz में लिख सकते हैं, ये लिखना भी गलत होगा, हम मिटा देते हैं बेटा इसको। py में भी नहीं लिख सकते। रूल क्या है, दोबारा से आप स्टार्ट कहां से लेंगे, px से स्टार्ट करेंगे। अगेन जब हम px से स्टार्ट करेंगे तो यस याद रखिएगा, ना तो pz में लिखेंगे ना py में, कहां से स्टार्ट करेंगे, px से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा px से लिखते हैं बेटा, ये क्या, ये तो मैंने फिर दोबारा से क्लॉकवाइज लिख दिया, नहीं। तो हुंस रूल हमें ये कहता है कि एक तो सिंगल सिंगल फील्ड करना है पहले क्लॉकवाइज, जब आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो वो भी px से करेंगे लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। तो अब जो हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे बेटा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर हो गई बात। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है किसकी, हुंस रूल। अब आ जाए एक और एग्जांपल करते हैं बेटा। एटॉमिक नंबर फ्लोरीन की क्या है, 9। जब एटॉमिक नंबर 9 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए फ्लोरीन के बेटा, एटॉमिक नंबर 9 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए, 9 हुए। बहुत सिंपल सी बात है। अब मुझे बताएं बेटा, अब तो जल्दी से आप खुद भी कर लेंगे, 1s2 2s2, अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए बेटा, 4। अब बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 5। अब 2s के बाद क्या आता है बेटा, 2p आता है। अगेन 2p जो है वो कौन सा ऑर्बिटल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है। 2p कौन सा ऑर्बिटल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस फिर हम क्या करेंगे, 2px 2py एंड 2pz बना लिया हमने। क्या कहा था मैंने, अकॉर्डिंग टू हुंस हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डीजेनरेट ऑर्बिटल में किस तरह लिखेंगे, सिंगल सिंगल फील्ड करेंगे और प्लस क्लॉकवाइज रखेंगे। तो बेटा हम यहां पर क्लॉकवाइज 1 क्लॉकवाइज 2 क्लॉकवाइज 3 3 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए बेटा, अब रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रहे तो क्या करें, क्या हम y से लिख सकते हैं या z से, नहीं। रूल क्या है, दोबारा से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, दोबारा से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, लेकिन कहां से स्टार्ट करेंगे, यस px से। और अब जो हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा एक इलेक्ट्रॉन px में लिख देंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए बेटा, ओनली 1। तो वो एक इलेक्ट्रॉन्स हम कहां रखेंगे, ना तो z में नहीं रख सकते बेटा, कहां से मैंने कहा था, दोबारा से जो स्टार्टिंग होगी वो x से होगी। तो अगेन हम कहां लिखेंगे बेटा, py में। क्लियर हो गई बात। लास्ट तो नियॉन तो बहुत ही आसान है, नियॉन तो आप बहुत सिंपल से कर लेंगे। एटॉमिक नंबर 10 तो इलेक्ट्रॉन्स भी 10। तो क्या होगा बेटा, 1s2 2s2। अच्छा उसके बाद मुझे बताएं क्या आएगा, 2p। तो p कौन सा ऑर्बिटल है, डीजेनरेट है। अगर ये डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो डीजेनरेट के लिए क्या बनाया जाता है, यस बेटा 2px 2py एंड 2pz। अब मुझे बताएं क्या करें, रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू हुंस रूल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करना है, सिंगल सिंगल फील्ड करना है, वो भी क्लॉकवाइज फील्ड करना है। तो क्या करेंगे बेटा, 1 क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, 2 and 2 4 4 and 3 7। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है, 3। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को वापस से हम स्टार्ट करेंगे कहां से, x से, और किस तरह, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हो गया बेटा 1 2 एंटी क्लॉकवाइज एंड 3 एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गई बात। ये है बेटा सिंपल सा हुंस रूल। हुंस रूल की मदद से ही हम एक चीज और बताता चलूं स्टूडेंट्स आप लोगों को, बेटा हुंस रूल की ही मदद से हम क्या फाइंड करते हैं, यस वैलेंसी।
जब भी हमें किसी एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड करनी होती है तो हम ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, स्प्लिट करके लिखते हैं, जिसकी मदद से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, वैलेंसी। ये हुन्स रूल ही है जो आपको हेल्प करेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग में भी हेल्प करेगा। ये हुन्स रूल की मदद से ही आप वहां पर हाइब्रिडाइजेशन भी सॉल्व कर सकेंगे। बहरहाल कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था, सिंपल सिंपल छोटे छोटे टॉपिक हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई और प्रॉब्लम हो हुन्स रूल के हवाले से या किसी और टॉपिक में, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं लिखकर। कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।